तो जब ट्रेड डॉलर्स में हो रहे हैं, वर्ल्ड जो है वो दुनिया का जो हिसाब चल रहा है वो डॉलर पर चल रहा है, दुनिया के जितने भी लोन्स हैं वो डॉलर पर चल रहे हैं, तो ऐसे में डॉलर की मांग हमेशा ज्यादा होती है और इसकी सप्लाई हमेशा कम होती है। जिस दिन सप्लाई डॉलर की कम होगी और मांग ज्यादा होगी, डॉलर मजबूती के साथ खड़ा होगा, डॉलर स्ट्रांग होकर खड़ा होगा। और ये स्ट्रांग होने का मतलब है दुनिया के अन्य करेंसीज के सामने। अब देखिए आप, आज यूएन के अंदर अगर 193 कंट्री खड़े हैं रॉक स्टैंड रूप से, और उनमें से 80% दुनिया का ट्रेड डॉलर के अंदर हो रहा है, इसका मतलब इन देशों में से अधिकांश देश, मतलब ये पकड़कर चलिए कि लगभग इनमें से 150 देश ऐसे हैं जो अपनी करेंसी होने के बावजूद डॉलर में व्यापार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आज इंडिया तेल खरीदता है, खुद के पास खुद की करेंसी रुपया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुद के पास रुपया होने के बावजूद भी गल्फ नेशंस को, जिनकी अपनी करेंसी है, उन्हें पेमेंट डॉलर में करता है। ठीक इसी प्रकार से इंडिया के पास में आज रुपया है, चाइना के पास में चाइनीज युआन है, उसके बावजूद भी हम उनको पेमेंट डॉलर में करते हैं। चाहे जापान से हो, चाहे आसियान से हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से हो। तो मुझे यह सोचना होगा कि मेरा केवल अमेरिका से व्यापार अगर हो रहा होता और रुपया और डॉलर का एक्सचेंज हो रहा होता, तब तो समझ में आता है। लेकिन मेरे अधिकांश व्यापार, मेरे 80% व्यापार, मतलब कई बार लोग ये सोचकर कंफ्यूज होते हैं कि भारत का अमेरिका के साथ व्यापार तो पॉजिटिव है, यानी कि हमें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में पॉजिटिव फायदा हो रहा है, हमारा फायदा सकारात्मक रूप से है, हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात हुई ना। अच्छी बात हुई अमेरिका के केस में, यह सत्य है। लेकिन क्या केवल अमेरिका से ही डॉलर में व्यापार कर रहे हो? जी नहीं, दुनिया के 80% देशों के साथ हम लोग व्यापार डॉलर में कर रहे हैं। मतलब कुछ भी खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, या फिर चाइना से हम दवाइयां खरीद रहे हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स खरीद रहे हैं, लैपटॉप्स कहीं से खरीद रहे हैं, कहीं से वेपन खरीद रहे हैं, पेमेंट हर जगह डॉलर में दे रहे हैं। तो जरूरत किसकी ज्यादा हुई? हमें डॉलर की जरूरत ज्यादा हुई। अब बात आती है रुपए की जरूरत कहां है। आपने दुनिया के देशों से कहा कि आप हमारे रुपए में हमें पेमेंट कर दीजिए, या फिर उनसे कहा कि आप हमारे रुपए में इंटरेस्ट दिखाइए। वो इंटरेस्ट कब दिखाएंगे? जब आपसे रुपए में व्यापार करेंगे। आपसे रुपए में व्यापार कोई कर ही नहीं रहा है। आपने अपने प्रयासों से 2-5 देश ऐसे पकड़े जिनसे यह कहा कि हम रुपए में पेमेंट कर लेंगे, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर लिया, आप हमारे साथ आपकी करेंसी में, हम अपनी करेंसी में व्यापार कर लेंगे। ऐसे में रुपये की डिमांड डॉलर के मुकाबले कम है, तो जिसकी डिमांड ज्यादा है वो मजबूती से खड़ा होगा। दुनिया का हर देश डॉलर के सामने इसी प्रकार से अपने आप को पाता है कि यार डॉलर की डिमांड ज्यादा है, और यही कारण है कि रुपए की तुलना में डॉलर आगे खड़ा हुआ है। तो आपके दिमाग में अगर यह प्रश्न आए कि मेरा 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर क्यों नहीं हो जाता, तो यह तलाशिएगा कि क्या दुनिया के 80% देशों के साथ हम व्यापार रुपए में करते हैं कि डॉलर में करते हैं। जब आप खरीद सामान में, आप कुछ भी खरीद रहे हो, सबको आपको डॉलर ही देना है, क्योंकि दुनिया ने नियम बना रखा है कि हम तो डॉलर ही लेंगे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, सबको डॉलर ही क्यों चाहिए? क्योंकि दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था अमेरिका है, और उसका डूबना दुनिया का डूबना माना जाएगा। ऐसे में अगर अमेरिका की करेंसी हमारे पास है, तो जब तक वो स्ट्रांग खड़ा है, हमारा पैसा डूबेगा नहीं। यानी कि ये रखे हुए जो डॉलर्स हैं, ये कागज नहीं कहे जाएंगे, वो मजबूती से टिका है, तो दुनिया के पास पैसा टिका हुआ है, ये मान करके दुनिया डॉलर में व्यापार करती है। तो संभवतः आपको पहला जवाब मिल गया होगा कि हम सब लोग 1 रुपया = 1 डॉलर क्यों नहीं कर पाते। क्योंकि हम कर भी ले तो क्या हो, दुनिया का कोई भी देश हमसे व्यापार नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं साहब, मुझे डॉलर चाहिए, अब रखे रखो अपने पास। और हमको जब डॉलर चाहिए, डॉलर हमारे यहां छपता नहीं है, हमें डॉलर कहीं से मंगाना पड़ेगा। कहीं से मंगाना पड़ेगा तो खरीदने के लिए हमें खूब सारा सामान भेजना पड़ेगा। वो जो खूब सारा सामान है, डॉलर की अपने आप वैल्यू बढ़ा के ले जाएगा। डॉलर इटसेल्फ हमारे लिए एक गुड है, मतलब गुड्स है, सामान है। जैसे आज आपको एप्पल का फोन खरीदना है, आपके लिए फोन सामान हो सकता है, लेकिन आप ये भूल जा रहे हैं कि अगर पेमेंट डॉलर में करना है तो पहले डॉलर खरीदिए, फिर जाके उसको पेमेंट करिए। तो डॉलर इटसेल्फ हमारे लिए एक वस्तु की तरह ट्रीट होता है कि साहब पहले डॉलर खरीदो, खरीदने के लिए उसको खर्चा करो, खर्चा करोगे तब जाके ये भाव आता है।
ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आई हो, पहला प्रश्न क्लियर हुआ हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक न्यूज देखते हैं और न्यूज यह है कि इंट्राडे में रुपया 84.11 के निचले स्तर तक पहुंच गया। अब ये इंट्राडे क्या होता है? आपने ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि जब शेयर मार्केट की बातें आप कर रहे होते हैं तो इंट्राडे ट्रेड यानी कि सेम डे में किया गया व्यापार शेयर मार्केट में, इस वर्ड को यूज किया जाता है। अब सब जब इंट्राडे सेम डे में यूज किया जाता है तो फिर से प्रश्न आ गया, सर शेयर मार्केट में क्या डॉलर की भी खरीद फरोख्त होती है क्या, जैसे शेयर्स की खरीद फरोख्त होती है? आंसर है जी हां। और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या भारत के शेयर मार्केट में करेंसी भी खरीदी बेची जाती है क्या? देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या कहा था, हमारे लिए डॉलर एक गुड्स की तरह है, सामान की तरह है ना। शेयर्स जिस तरह से एक कंपनी के शेयर आप परचेज करने जा रहे हैं उसके लिए शेयर मार्केट आप यूज करते हैं, वैसे ही हमारे लिए डॉलर भी एक बाजार मतलब वस्तु की तरह खरीदा जाता है मार्केट से। तो कहां से खरीदा जाता है? तो अब इसके बारे में आइए देखिए। भारत में जो करेंसी ट्रेडिंग है ना वो 7 तरह से की जाती है। कैसे की जाती है वो बताएंगे, लेकिन कहां की जाती है वो जान लीजिए। तो देखिए भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, इन 3 जगह पर करेंसी ट्रेड होती है जिसको कंट्रोल सेबी के द्वारा और आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जान लीजिएगा। मतलब सेबी जो कि शेयर मार्केट वाली है और आरबीआई जो पूरी देश की करेंसी को या फिर कहिए तो एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करती है, उसके द्वारा हमारी रेट्स को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट और यहां से समझना है, हम कौन सी 7 करेंसियों में व्यापार करते हैं। देखो हम यूएस डॉलर वर्सेस इंडियन रुपीज इसका व्यापार करते हैं, हम यूरोपियन यूनियन का जो ईयू का यूरो है उसमें और इंडियन करेंसी में, इन दोनों का एक्सचेंज करते हैं, जापानीज येन और इंडियन रुपीज इनमें व्यापार करते हैं, ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड और इंडियन रुपीज इसमें व्यापार करते हैं, यूरो और डॉलर का व्यापार आपस में करते हैं कि $1 इज इक्वल टू इतना यूरो, ऐसे ही पाउंड वर्सेस डॉलर इसका करते हैं, ऐसे ही डॉलर वर्सेस येन यानी कि येन इतने येन में इतना डॉलर, इतने पाउंड में इतना डॉलर, इतने पाउंड में इतने यूरो में इतना डॉलर, इतने रुपए में इतना येन, इस प्रकार से हमारे 7 प्रकार के हम पेयर बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट संभवतया आपको समझ में आए, हमारे यहां करेंसी ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। तो उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हुआ हो। भारत लगभग 34 देशों का एक्सचेंज रेट हर दिन डिक्लेयर करता है कि भाई इस रुपए के मुकाबले या इसकी करेंसी के मुकाबले इतना रुपया है, लेकिन हमारे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की तरह खरीदा बेचा जाता है। इन 7 करेंसीज का एक्सचेंज पर व्यापार होता है। उम्मीद है यह समझ में आया हो। तो यहां से जो हम लाइन लिख रहे हैं कि इंट्राडे में रुपया इतना नीचे चला गया, क्यों चला गया? क्योंकि मार्केट में डॉलर की डिमांड ज्यादा हो गई। अब जब मार्केट शेयर से जुड़ गया है तो फिर आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई कैसे कंट्रोल कर रहा है, बड़ा सवाल यह है। तो अभी जो मैंने आपको लाइन बोली कि साहब हमारे देश में अगर मांग डॉलर की ज्यादा हो गई तो और सप्लाई डॉलर की कम रही तो डॉलर मजबूत हो गया। अब इस मजबूती को हम कैसे रोकें? तो साहब इसका हमारे पास एक तरीका है। क्या तरीका है? क्यों ना आरबीआई इस सप्लाई को बढ़ा दे। कौन बढ़ा सकती है? आरबीआई बढ़ा सकती है। आरबीआई कैसे बढ़ा सकती है साहब? क्योंकि हमारे आरबीआई के पास में फॉरेन रिजर्व है, फॉरेक्स है। फॉरेक्स में क्या क्या होता है साहब? फॉरेक्स में हमारे पास गोल्ड होता है, हमारे पास में विदेशी मुद्रा में एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं जो 5 करेंसीज के होते हैं, यूएस की करेंसी के, जापान की करेंसी के, चाइना की करेंसी के, यूरोपियन यूनियन की और ग्रेट ब्रिटेन की करेंसी के। 5 करेंसीज हमारे पास एसडीआर में होती हैं। इन 5 करेंसीज का जो हमारे पास एसडीआर स्टॉक है, यह स्टॉक हमारे पास फॉरेक्स बनकर है और इस फॉरेक्स का भंडार हमारे पास अगर है और आरबीआई चाहे कि मैं सप्लाई बढ़ाना चाहती हूं बाजार में, भाई ऑब्वियस सी बात है, मान लो शेयर बाजार की बात कर रहे हो, मुझे यहीं पर डॉलर की मात्रा बढ़ानी है तो अपने स्टॉक में से डॉलर निकाला और मार्केट में लॉन्च कर दिया कि लो भाई लो डॉलर लो। आरबीआई चाहे सप्लाई बढ़ाकर मांग को कंट्रोल कर सकती है, चाहे तो डॉलर को स्ट्रांग होने से रोक सकती है। फिर आरबीआई ऐसा करती क्यों नहीं है? आरबीआई खुद भी सेलर बनकर के, मतलब खुद भी बायर बनकर के साइड में खड़ी हो जाती है जब जब डॉलर मजबूत हो रहा होता है। वो कहती है कि दुनिया में मांग बढ़ रही है तो क्यों ना डॉलर हम भी रख ही लेते हैं अपने पास, क्योंकि जिस देश के पास जितने डॉलर होंगे, जिस देश के पास जितना फॉरेक्स होगा,
अल्टीमेटली वो उतना ही मजबूत कहलाएगा। ये ऐसे समझिए, दुनिया में मांग उठ रही है कि डॉलर होना चाहिए, डॉलर होना चाहिए। मैंने अपने घर में बैंक अकाउंट के अंदर भर के धर दिए डॉलर्स, ले भाई मैंने लॉकर में भर दिए डॉलर्स। दुनिया में हाय तौबा मची, मचने दो, मैंने तो जहां से मिला डाल दिया, जितने में मिला डाल दिया, ले स्टॉक पे स्टॉक, ले स्टॉक पे स्टॉक। ऐसा क्यों? मुझे पता है कि अल्टीमेटली मेरी औकात मेरे बैंक अकाउंट से चेक की जाएगी, कितना बैंक अकाउंट चल रहा है। अगर मेरे पास डॉलर भर के रखा हुआ है, रुपया गिर भी रहा है, तो रुपया तो अपना ही है और छप जाएगा और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन में गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन डॉलर को मजबूत रखना है तो चलो खुद भी खरीदते हैं। तो आरबीआई चाहे तो कंट्रोल कर सकती है, इसलिए मैंने यहां पर एक लाइन बोली है कि इसको आरबीआई कंट्रोल करती है। तो देखिए क्या हुआ था, शुरुआत में जब हम आजाद हुए थे तो आपकी तरह सब में कॉन्फिडेंस बहुत था, बोले साहब हम फिक्स करेंगे $1 इज इक्वल टू $1 होगा। आपकी तरह सोच चली भी। एक समय 1975 के आसपास $1 की इज इक्वल टू ₹7 था और हम लोग बड़ा कॉन्फिडेंस में रहते थे कि साहब $1 के बराबर ₹7 बहुत मजबूत है रुपया। लेकिन कोई हमसे सामान ही खरीदता नहीं था। क्यों नहीं खरीदता था? अब इस स्थिति को समझो, $1 के बराबर ₹1 है। अब हम खुश हो रहे हैं कि डॉलर और रुपया बराबरी में खड़ा हुआ है। हम लेकर के खड़े हो गए कि हम कह रहे हैं हाँ भाई डॉलर में, मतलब भारत से किसी को सामान चाहिए। अच्छा एक बात सोचो, हमारे पास डॉलर आएगा कैसे? इस पूरे की पूरे विशियस साइकिल को समझना। देखो आज इंडिया की हम बात कर रहे हैं, भारत को तेल चाहिए, तेल चाहिए और हमें तेल चाहिए गल्फ कंट्रीज से, है ना। गल्फ से अगर हमको तेल चाहिए तो तेल तो ये लोग भेजेंगे और हमको अपनी तरफ से इनको डॉलर भेजना होगा, है ना। इस चीज को ऐसे समझते हैं कि हमें इनको डॉलर भेजना होगा अगर तेल चाहिए। भारत की कुल जरूरत का 80% तेल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। जो हम लोग फ्यूल यूज कर रहे हैं उसका 80% हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। डॉलर में पेमेंट करना है। अब डॉलर में पेमेंट तो तभी करोगे जब आपके पास डॉलर होंगे। भाई अगर आपके पास डॉलर ही नहीं है तो पेमेंट कहां से करोगे? तो जब आपके पास डॉलर नहीं है तो फिर डॉलर कहां से लाओगे? तो साहब भारत अपनी कोई वस्तु, जैसे ये लोग तेल बेच करके डॉलर कमा रहे हैं, ऐसे हम अपनी कोई वस्तु बेचेंगे। अच्छा साहब अब हम बेचने निकले साहब कि ले लो सामान, ले लो सामान में आपके पास है क्या? बोले साहब हमारे पास में अनाज है, हमारे पास लोहा है, एल्यूमिनियम है, हमारे पास रॉ मटेरियल है, हमारे पास सस्ती लेबर है, हमारे पास कच्चा सामान है, पर्ल्स है, हमारे पास ऐसा सामान है जो कपास है, आप हमसे ये खरीदो साहब। अच्छा आप बेचने गए। अब आप जब बेचने गए तो आपने अपनी कोई रेट रखी होगी सामान की, क्योंकि अल्टीमेटली तेल खरीदना है ना, तो डॉलर चाहिए। डॉलर चाहिए तो लाने के लिए क्या करेंगे? आप अपनी कोई वस्तु बेचिए। वस्तु बेचेंगे दुनिया के बाजार में बेचेंगे, कोई खरीदार मिलेगा, खरीदार मिलेगा तभी आपको डॉलर देके जाएगा। ठीक है, अब मैंने अपनी वस्तुएं बता दी कि हमारी बास्केट में ये हैं, हम इन वस्तुओं को बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं। आइए साहब आपको पैसा देंगे हम, लेकिन एक सवाल पूछते हैं आपसे, आपने भाव क्या रखा है? आपने रखा है कि सर $1 में मैं 1 किलो कपास देता हूं। ठीक है, $1 में 1 किलो कपास बेच रहा हूं मैं, तो इंडिया में क्या डॉलर चलता है क्या? बोले नहीं साहब। तो बोले साहब रुपया चलता है, और ऐसे में सर हमारे यहां ₹1 किलो कपास चल रही है इस समय। तो चूंकि हमने कंडीशन बनाई हुई थी $1 इज इक्वल टू ₹1, ऐसे में कपास का जो खरीदार है उसको $1 में 1 किलो कपास मिलेगा। यहां तक समझ में आ गया? मैंने आपसे फिर कहा दुनिया का 80% जो ट्रेड है वो किस में हो रहा है? डॉलर में हो रहा है। जैसे आपको डॉलर चाहिए ऐसे ही दुनिया के 80% देशों को डॉलर चाहिए। अच्छा आपने अपनी तरफ से थोड़ा टशन में कह दिया $1 इज इक्वल टू ₹1 होना चाहिए, और मैं तो अपना कपास $1 में ही बेचूंगा 1 किलो। ठीक है साहब बेचो। अब बगल में खड़ा हो गया चाइना अपनी दुकान लगा के। चाइना ने कहा सर डॉलर मुझे भी चाहिए और मेरे पास भी कपास है। और बोले चाइना क्या भाव दोगे? बोले सर मैं आपको $1 में 5 किलो कपास दे सकता हूं। अब आई बात समझ में? सर मैं आपको $1 में 5 किलो कपास दे सकता हूं, आप मुझे डॉलर दे दो। आपने क्या किया था? गुड्स में 1 किलो कपास, वो कितना कपास दे रहा है? 5 किलो कॉटन दे रहा है, ले जाओ साहब। अब आप बताइए खरीदार कहां से खरीदेगा?
हर बार अमेरिका को नहीं खरीदना है, 80% देश खरीदार हैं, उन खरीदारों को खरीदना है माल डॉलर में ही। उनको तो सस्ता माल ये वाला पड़ा ना, ये सस्ता पड़ा। आप अपने पास क्या एटीट्यूड लेके बैठे थे कि मेरे बाजार में 1 रुपए का 1 किलो कपास बिकता है, मैं तो $1 में बेचूंगा। भाई साहब, अगर आपको तेल खरीदना है तो पेमेंट डॉलर में करना होगा, डॉलर में करना है तो अपना सामान आपको उस कीमत पर बेचना होगा जितने में दुनिया बेच रही है। जो आपके पास सामान उपलब्ध है वो तो बहुतों के पास है, और बहुतों के पास है तो उतने में बेचो जितने में बेचने से आपको डॉलर आसानी से मिल जाए। बताइए क्या करेंगे आप? आपकी मजबूरी क्या है? डॉलर होना। डॉलर लाने के लिए करें क्या? अपना सामान बेचें। कितने में बेचें? उतने में बेचें साहब जितने में दुनिया हमसे खरीदने के लिए बाध्य हो। अब आ गए भाव नीचे, गिर गया रुपया। $1 के मुकाबले जो $1 में कपास था, अब आप करके आ गए सर मैं तो 20.20 पैसे में ही या $0.20 में ही आपको $1 किलो कपास देने को तैयार हूं। आ गए दोनों के भाव बराबर एक ही झटके में। जैसे ही बराबर आए, अब आपकी रेट एकदम बराबरी पर आ गई। सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो कहां से ले। अचानक लेकिन आपको एहसास हुआ आपका तो डॉलर 5 रुपए का हो गया। $1 इज इक्वल टू 5 रुपया। जिनको ये बात ही समझ में आ गई हो, कम से कम इसी बात पर चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये अधिकांश जो इंडियंस है ना, उनके बीच का बहुत बड़ा डाउट है कि अल्टीमेटली हमारा डॉलर गिरता क्यों है, $1 के बराबर $1 क्यों नहीं होता। ये बेसिक थॉट है। दुनिया चाहती डॉलर है। रुपया जिस दिन दुनिया चाहने लग जाएगी, जिस दिन हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, दुनिया का अधिकांश व्यापार रुपये में होने लगेगा, तब आपका रुपया इतना मजबूत हो जाएगा जितना आप चाहेंगे। लेकिन अभी दुनिया चाहती डॉलर है। आप कुछ भी बेच लें, सबको चाहिए अल्टीमेटली डॉलर, तो आपको सामान भी डॉलर के भाव में बेचना होगा। डॉलर से तय होगा कि आपका रुपया किस भाव पर जाएगा। संभवतः आपको यह बात अच्छे से अब क्लियर हो गई हो, है ना भाई। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है कर लीजिए। टारगेट है कि हमें इस चैनल को इस मंथ के एंड तक 1 मिलियन पहुंचाना है। अब वो आपके ऊपर है कि आप इस टारगेट को कैसे फुलफिल करते हैं। तो क्या सर हमने डॉलर के मुकाबले जो रेट है वो वेरिएबल की हुई है? जी हां, हमने डॉलर के मुकाबले इंडिया की जो करेंसी है वो वेरिएबल चली हुई है। क्या ये कहीं पर फिक्स भी होती है? होती है। देखिए, अगर आरबीआई चाह ले तो वो फिक्स भी कर दे कि हम इतना है, लेकिन किसी अर्थव्यवस्था के लिए फिक्स एक्सचेंज रेट को अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, हमारे देश में 2 प्रकार की एक्सचेंज रेट्स चलती हैं, एक है नॉमिनल और एक है रियल। एक को रीर कहते हैं, एक को नीर कहते हैं। दोनों में ही हमारी करेंसीज को यह ध्यान रखकर किया जाता है कि हमारे फिक्स पैटर्न ना चलें। लेकिन जैसे नेपाल जैसे देशों के साथ कि $1 के बराबर 1.6 नेपाली रुपया, ये फिक्स कर रखा है हमने, ताकि इन जैसे देशों को, जो छोटे देश हमसे ट्रेड करते हैं, उनको फायदा रहे। ठीक है साहब, तो हमने ये सारी बात बता दी, मार्केट का हिसाब बता दिया कैसे चलता है, कैसे कैसे मार्केट गिरा, कहां से तय हुआ, ये सारी बातें। अच्छा, डॉलर को वैश्विक करेंसी कब माना गया? तो देखो, इसके पीछे एक कहानी और चलती है, और वो ये है, शुरुआत में अमेरिका वालों ने अपने डॉलर को मजबूती कैसे दी, तो उसकी कहानी लंबी चौड़ी है। आप तो केवल इतना जान लो कि एक समय जब विश्व युद्ध हुआ तो अमेरिका ने यह कहा कि डॉलर लाओ, गोल्ड ले जाओ। मतलब जो मार्केट में गोल्ड का भाव है, मतलब मेरे डॉलर गोल्ड के बराबर हैं। और उन्होंने दुनिया में यह स्थापित कर दिया, इतना गोल्ड खरीद लिया अमेरिका में, जितना डॉलर उतना गोल्ड था उनके पास। जब दुनिया में उन्होंने डॉलर के बराबर गोल्ड इकट्ठा कर लिया, दुनिया को कहा कि डॉलर इज इक्वल्स टू गोल्ड है, तो हर आदमी डॉलर में व्यापार करने लगा। और हटक के एकदम इन्होंने झटके से फिर यह कहा कि जब सबके पास अब डॉलर पहुंच ही चुका है, तो अब मुझे इसको गोल्ड से कंट्रोल नहीं रखना है, ओपन छोड़ देना है। और तब से लेकर के डॉलर जो है वो अब मार्केट में गोल्ड से कंट्रोल नहीं होता और मार्केट में चले जा रहा है, फिलहाल के लिए 85%। अब सीधा जवाब पर आते हैं कि रुपया गिरा क्यों है। फिलहाल का जो लॉजिक है वो क्या है, अचानक इतना क्यों गिर रहा है। तो देखिए, अब के जो कारण है उसमें वही हाल है, जैसे शेयर मार्केट में गिरावट आई, ऐसे रुपए में भी गिरावट आई है। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस, जब से ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, उसका असर पड़ने लग रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली हर आदमी, निवेशक जो है ना, वो इस बात से डरा रहता है कि मैं डॉलर को क्यों रखूं यहां पर, या इंडिया के साथ इन्वेस्ट क्यों करूं। तो ऐसे में क्रूड ऑयल के प्राइसेस की वजह से डॉलर पर फर्क पड़ रहा है। दूसरा, फॉरेन फंड्स का आउटफ्लो होने लगा है। भारत जैसा मार्केट जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है, इस मार्केट में लॉस की संभावनाएं दुनिया के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें आप FII कहते हैं,
उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया तो कहीं पैसा ना डूब जाए, क्योंकि इंडिया का व्यापार गल्फ से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इंडिया ऑयल इंपोर्टर कंट्री है। अगर गल्फ प्रभावित हुई, ईरान इजराइल प्रभावित हुआ, तो भारत का मार्केट बुरी तरह प्रभावित होगा। ऐसे में वो सेफ मार्केट तलाशते हैं। सेफ मार्केट के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, डॉलर्स में पैसा लगाते हैं, वो अपना पैसा निकाल के भागने लगते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितनी बार कॉन्फ्लिक्ट होगा वर्ल्ड में, ये तय मानिएगा डॉलर की डिमांड उतनी तेजी से बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में हर आदमी को यह लगता है पता नहीं अब किससे व्यापार करना पड़ जाए, और जिससे व्यापार करना होगा, कुछ चले ना चले, डॉलर जरूर चलता है। जैसे हम अपने दिनों में, आपको देखो इन दिनों आपने नोटिस किया हो तो गोल्ड के भाव भी आसमान छू रहे हैं, डॉलर के भाव भी आसमान छू रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को यह लगता है कि कुछ भी बुरी स्थिति होगी तो सबसे ज्यादा उस समय काम क्या आ सकता है, तो बोले यार विपरीत परिस्थितियों में अगर कुछ चीज काम आ सकती है तो वो गोल्ड काम आ सकता है, विपरीत परिस्थितियों में अगर कुछ काम आ सकता है तो गोल्ड काम आ सकता है, तो डॉलर काम आ सकता है। तो ये दो चीजें ऐसी लिक्विड असेट के रूप में लोग कंसीडर करते हैं दुनिया के, कि भाई कुछ भी करके बस इन दो को ग्रैब कर लो। दुनिया में जितनी अस्थिरता आएगी, गोल्ड की कीमतें उतनी आसमान में जाएंगी, उतनी डॉलर की कीमतें आसमान में जाएंगी। अस्थिरता प्रोपोर्शनल है इन दोनों के प्राइसेस के, क्योंकि हर आदमी बुरे वक्त के लिए पैसा रोकना चाहता है, संग्रह करना चाहता है। बुरे वक्त के बादल जैसे हटेंगे, इनके प्राइसेस धड़ाम से नीचे आने लगेंगे। तो जो लोग ट्रेडिंग में हैं, वो इस बात को ऐसे रिलेट करें कि जिनको पता है ना सोने का भाव क्यों बढ़ रहा है, डॉलर का भाव क्यों बढ़ रहा है, रीजन साफ है, जितनी अनस्टेबिलिटी उतना ज्यादा, क्योंकि हर आदमी को बुरे वक्त के लिए पैसा बचाना है। ठीक है, अच्छा, तो इसी कारण से एफआईआई का सेल यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारे मार्केट में से सेल करके क्यों भाग रहे हैं, उसके पीछे का कारण बता दिया। डॉलर की डिमांड क्यों है वो हमने आपको समझा दिया है। तो की फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। तो उम्मीद है कि आपको टोटल कुल मिलाकर सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।